हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश और प्रदेश की सत्ता से दूर कांग्रेस बार बार अपनी रणनीति बदल रही है। बावजूद इसके एक के बाद एक वे चुनाव भी हार रही है। पंजाब में जहां विधानसभा चुनाव में दलित चेहरे को आगे किया, वहीं यूपी विधानसभा में 40% महिलाओं को टिकट देने की चाल चली, लेकिन चुनावी परिणाम ने उसे बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया। अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व गठन में जातिगत फॉर्मूले की छाप देखने को मिली है। ऐसे में कांग्रेस का ये निर्णय कितना कारगर साबित होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें मौजूदा सियासी समीकरण पर ध्यान भी दिया जाए, तो कांग्रेस के लिए यूपी की सियासी जमीन पर जातिगत फॉर्मूला फिट कर पाना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। रिपोर्ट देखें। कांग्रेस ने पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे बृजलाल खाबरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया है। बीएसपी से आए बृजलाल के जरिए कांग्रेस ने दलित समाज को साधने की कोशिश की है। वहीं 6 प्रांतीय अध्यक्षों में 2 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम, 1 भूमिहार और 1 कुर्मी और 1 यादव बिरादरी से है। ऐसे में नए बने प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी, पार्टी के पदाधिकारी रहे अनिल यादव और योगेश दीक्षित अपने समाज में पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये वक्त ही बताएगा। कांग्रेस ने 90 के दशक के बाद किसी दलित नेता को प्रदेश का सर्वोच्च पद देकर दलित समाज को संदेश देने का काम किया है। वहीं 80 के दशक तक चुनावों में ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ निभाया। इसके बाद ये वोटर कांग्रेस से छिटकता चला गया। नए प्रांतीय अध्यक्षों का मनोनय पुराने समीकरणों को साधने की कवायद ही कही जाएगी। मगर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी की मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। उसके पास जिलों और मंडलों पर प्रभावी चेहरों की कमी है। शीर्ष नेतृत्व में कुछ चेहरों को आगे कर जमीनी हालात को बदलना मुश्किल होगा। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के मुताबिक कांग्रेस में समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है। अवस्थी की माने तो कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं, जो सिर्फ संघ के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में समाज के प्रभावशाली चेहरों को नेतृत्व सौंपा गया, उसी तरह जिलों और मंडलों पर भी मजबूत नेतृत्व खड़ा किया जाएगा। फिलहाल खाबरी की ताजपोशी के साथ ही पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। पुराने कार्यकर्ता और नेताओं को शिकायत इस बात की है कि आखिर उनके ऊपर दूसरी पार्टी से लाए गए नेताओं को ही क्यों थोपा जा रहा है। इस बात की चर्चा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी की है। सूत्रों का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरीके से चर्चा होने के बाद कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की, तो उसे डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया है कि खाबरी को पार्टी के भीतर ही भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल विरोध की बड़ी वजह में एक प्रमुख वजह ये है कि पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार करते हुए खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के बनने से पहले पार्टी में पहले ही उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के नाम की चर्चा हो रही थी। इनमें से कुछ नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बने हुए थे। अब विरोध उन नेताओं के समर्थकों और पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाने लगा है। नाराज नेताओं का कहना है कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जुझारू नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले लोगों में कमी है। बावजूद इसके दूसरी पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले नेता को जब कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपा जाएगा, तो निश्चित तौर पर विरोध होगा ही। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और देखा जाए तो कांग्रेस में इस वक्त जितने भी नेता हैं, अगर पार्टी आलाकमान ने उन सबको दरकिनार करते हुए खाबरी पर दाव लगाया है, तो निश्चित तौर पर सोच समझकर और उत्तर प्रदेश की जातिगत समीकरणों के आधार पर ही लगाया है। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी ने बृजलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की मुहिम में एक कदम आगे बढ़ाया है। केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, दरअसल वो कांग्रेस का ही असली वोट बैंक है, जो इस वक्त नेतृत्व विहीन होने के चलते बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गया है। पार्टी का कहना है कि खाबरी के माध्यम से उनका अपना कोर वोट बैंक न सिर्फ उनके साथ जुड़ेगा, बल्कि उसकी लड़ाई भी कांग्रेस लगातार लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। लेकिन अभी भी पार्टी को ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और छोटे छोटे कस्बों के स्तर पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कोविड के दौरान पार्टी ने अपना एक नेटवर्क मजबूत किया था, उसी के माध्यम से ही अब पार्टी को गाँव-गाँव में मजबूत करने का वक्त है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस अभी भी उसी स्तर पर संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही है जिस स्तर पर करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे, क्या कांग्रेस की दलित समाज को साधने की कोशिश है और इसे कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कई कोशिशें इससे पहले भी की है उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन वो तमाम जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पाई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रत्नाकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ ही करते हैं। जातीय गणित साधने में उतरी है क्या आप कांग्रेस यूपी में कि दलित समाज पर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए ब्रजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है क्या? देखिए, जो ब्रिजलाल खाबरी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, निश्चित रूप से हम चाह रहे थे कि एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व वहां पे दो मिले जो दलित हो और वंचितों शोषितों की अपना आवाज बना सके। इसलिए हम लोगों ने एक दलित समाज से जो है अध्यक्ष बनाया है। और देखिए, क्या दलित समाज को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन साथ में हम लोगों ने 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया है। तो सभी समाज के और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने दिया है। उसमें देख लीजिए, 2 ब्राह्मण भी हैं, कुर्मी भी हैं, मुसलमान भी हैं, भूमिहार भी हैं। तो सारे समाज को हम एक साथ एक पटल पे लाने का काम किए हैं। तो हम जो है कहीं न कहीं यह इंश्योर करना चाहते हैं कि समाज का सभी वर्ग जो है हमारे साथ जुड़े, और जो दबा कुचला वर्ग है, जो आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से दलितों पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि 2 बेटियों की हत्या करके उसको शव को पेड़ पे लटका दिया गया था। कल ही की घटना है। आज ही एक घटना आप देखने को मिला है कि पुलिस वाले एक निर्वस्त्र दलित लड़की को जो है चद्दर में लपेट करके और लेकर जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ये उन्नाव की घटना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश में दलितों पे अत्याचार जो है योगी सरकार में चरम पे है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वो आवाज जो है, एक शोषित वर्ग है, उसकी आवाज जो है पूरे प्रदेश में गूंजे। इसलिए हम लोगों ने ब्रिजलाल खाबरी को जो है वहां का नेतृत्व दिया है, और साथ में सारे वर्गों का भी हमने प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया है। सभी लोग सभी वर्ग के लिए काम करें। ठीक है वैभव जी, क्या ये 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाकर, या फिर जिस तरह से ये एक जातिगत कार्ड जो खेला गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या ये समाज को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश के तौर पर देखा जाए क्या? नेहा जी नमस्कार, पीयूष जी को प्रणाम और रत्नाकर जी को सलाम। ऐसा है कि ठीक है, मतलब राजनीतिक दल है, उनके राजनीतिक दल में उनको अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष और जो भी अध्यक्ष और वो सब बनाना है, वो उनका अधिकार है। लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते अगर देखूं तो आज की तारीख में भारत का नागरिक यही सोच रहा है और सोच सोच के परेशान हो रहा है कि कांग्रेस जाति और धर्म की बात करना कब बंद करेगी। क्योंकि कांग्रेस ने आज तक भारत में 2 ही काम किए हैं, भारत धर्म और जाति के नाम पे बांटा है, बंटवारा किया है। चाहे आप शुरुआत से देख लें आजादी के, और चाहे वो आज तक देख लें। अब आज हम खाबरी की बात कर रहे हैं तो फिर जाति की बात उठ गई है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एकीकृत हो रहे हैं, एकीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार है आज, वो पूरी समाज को एकीकृत करने की कोशिश कर रही है एक छत के नीचे। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है कि ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन कैसे दी जाए, जो दबा हुआ वर्ग है। रत्नाकर जी ने बोला दबा हुआ वर्ग, लेकिन उनके दबे हुए वर्ग की कहानी अलग है, हमारे दबे हुए वर्ग की कहानी अलग है, हमारा नजरिया अलग है। अब आप देखें, सत्ता का लोभ तो कुछ करवा सकता है। आप चाहते नहीं है कि आप नए स्टेट पे आए, नए लेवल पे आए, कि आप ये भी कहते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं या केंद्रीय इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस और अन्य दल, उनके सहयोगी दल जो हैं, वो हो सकता है कांग्रेस भी अन्य दलों के सहयोगी हो सकते हैं, मतलब क्योंकि कई जगहों पे वो भी बहुत छोटे छोटे लेवल पे हैं। तो कांग्रेस और उनके अन्य सहभागी दल, सहयोगी की जगह सहभागी दल, ये भी कहते हैं कि भाई बैलेट पेपर वापस लेके आओ, बैलेट पेपर वापस लेके आओ, क्योंकि उनको नहीं करता ईवीएम, क्यों नहीं करता है, और फिर उसको कंट्रोवर्सी कर देते हैं। और ईवीएम क्यों नहीं करता, जहां जहां जीते हुए हैं कांग्रेस, 2 में सरकार है, वहां तो क्या बात थी। तो क्या है, तो कांग्रेस पहले भी उत्तर प्रदेश और केंद्रीय इलेक्शन दोनों में 3 बार 4 बार, 2 प्रदेश इलेक्शन और 2 केंद्रीय इलेक्शन, तो 4 बार ये किया अलग अलग लोगों के साथ। पहले राज बब्बर के साथ प्रयोग किया, उन्होंने महिला लीडर को, प्रियंका चतुर्वेदी को हैरेसमेंट कर दिया, तो ये उसकी बात नहीं करेंगे।
ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी छोड़ के शिवसेना का मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक नया प्रयोग किया है इन्होंने, इसे एक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं? हाँ, कुछ। लेकिन नेहा जी, मेरी पूरी बात का तात्पर्य ये है कि पहले इन्होंने दलितों का पिछले से पिछले प्रदेश इलेक्शन में भी खूब आवाज उठाने की कोशिश करी। यादव परिवार के साथ इन्होंने जुड़ने की कोशिश करी, फिर बसपा के साथ इन्होंने जुड़ने की कोशिश करी, फिर इन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया। महिलाओं के मुद्दे में राज बब्बर ने प्रियंका चतुर्वेदी को इधर उधर कर दिया, तो वो भी मुद्दा फेल हो गया। फिर उन्होंने बोला, प्रियंका गांधी ने बोला आके कि मैं किसकी उत्तर प्रदेश की बेटियों, कुछ ऐसा ही उन्होंने डायलॉग दिया था। महिलाओं वाला मुद्दा भी फेल हो गया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपने पुराने ओल्ड स्कूल मुद्दे पे आ गए कि भाई जाति में बांटो और ऐश करो। ठीक सत्ता है, का लोभ इनसे ये काम करवा रहा है। ठीक है, जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या रत्नाकर जी? आप लोग ये कह रहे हैं कि जाति में बांटो पूरे समाज को और ऐश करो, एक नया प्रयोग के तौर पर देख रही है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, मैं दो चीज कहना चाहूंगा इस संदर्भ में। पहली चीज कि मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी कहा है कि हम प्रतिनिधित्व एक दलित और शोषित समाज को देना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आज जिस समाज पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, क्योंकि वह शोषित समाज है, वो ऊपर उठ के आए और एक सामान्य जीवन का जीवन जिए, इसलिए हमने उनको दिया। और साथ में मैंने ये भी कहा, नहीं दूसरी पार्टी करती तो आप कहते जातिगत कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, अब बात पूरी कर लूं तो इनके जातिगत कार्ड पूरी। साथ में मैंने ये भी कहा कि इसमें हम लोगों ने 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए हैं, हाँ। जिसमें अन्य जातियों को भी समाहित किया है। तो हमने एक ही जाति को पूरा जो है प्रतिनिधित्व दिया, ऐसा नहीं है। एक अध्यक्ष बनाया, 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए, जो मिलकर कांग्रेस को वहां पे मजबूत करने का काम करेंगे और वहां पे जो है मुद्दे जो उसको उठाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है लोगों को धर्म के आधार पे बांटते हैं, जाति के आधार पर बांटते हैं। आप ये आरोप लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज आप उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो पदयात्रा निकाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आपने ये जो नफरत की राजनीति 2 संप्रदायों में फैला दी है, 2 धर्मों में फैलाया है, तो ये संप्रदाय आप कह रहे हैं कि वो तो धर्मों पे बांटते हैं, हम जातियों पे बांट रहे हैं। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से कर लेते हैं, पीयूष जी का रुख करेंगे। मैं लौट रही हूँ वैभव जी। रत्नाकर जी जो कह रहे हैं वो शायद उनके दल की अभी की सोच से सही है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन जहां पे रत्नाकर जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूँ और मैं नागरिक के नाते कह रहा हूँ, मैं राजनीति करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आपकी बात ध्यान में संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने दल में भी इस तरह बात करेंगे कि देखिए, जो जाति व्यक्ति विशेष की बातें होती थी वो आज से 30-40 साल पहले की बातें रही। अब किसकी बात हो रही है? और अब हम बहुत आगे उठ गए। तो अब हम देश में आपसी बराबरी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पीयूष जी हो किस समाज से आते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप हो किस समाज से आते हैं, चाहे नेहा जी किस समाज से आते हैं। हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि तो अब पहले चले जातियों की बात होती थी, अब धर्मों की बात होती है क्या? एक सेकंड, धर्मों की बात किसकी बात होती है बताइए ना। मैं रत्नाकर जी की बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस इस चीज से दूर नहीं भाग सकती कि सन 47 में देश का बंटवारा धर्म के नाम पे ही किया था। मैंने तो किया नहीं था, उस समय तो मैं था ही नहीं, तो मैंने तो किया नहीं था। तो अब मतलब कब तक इंसान छुपाएगा? अगर कुछ बोलेगा तो ऐसा है कि हमेशा जिंदगी में सच बोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि भाई देखिए मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और उस पर अग्रसर हूँ। लेकिन अग्रसर नहीं हो पाते और फिर से जाति की बात आ जाती है, तो ये 30-40 साल पुरानी बातें आ रही है। जनता बहुत आगे निकल, ठीक है, 30-40 साल पुरानी रणनीति अपना रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी? एक प्रश्न जल्दी से रत्नाकर जी, जल्दी से, मुझे पीयूष जी का रुख करना है, जल्दी से जवाब दीजिए। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, जाति धर्म की बात कह रहे थे कि हाँ, ये इनकार कर रहे थे कि जाति धर्म की राजनीति से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है जब राष्ट्रपति बनी तो इन्हीं का बीजेपी IT सेल और बीजेपी के नेता पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे थे। आदिवासी को हमने राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित किया है। तो ये ढिढोरा पीट रहे थे। ये हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम है। आप आदिवासी महिला का ढिढोरा पूरे देश में पीटे और आपने उसके आधार पे और वोट लेने का जो एक रणनीति तैयार की, तो वो कौन कर रहा है जाति के आधार पे और राजनीति? ये जरा आप खुद के गिरेबान में झांक लीजिए महाशय। ये तो हाल फिलहाल की बात है वैभव जी। लेकिन मैं आपका जल्दी से जवाब दे दूं। पीयूष जी इंतजार कर रहे हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, तो मैं समय नहीं लूंगा पीयूष जी आपका।
लेकिन मैं रत्नाकर जी आपकी बात का जवाब दे दूं कि एक आदिवासी जो होता है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं ट्राइबल। वो ट्राइबल आदिवासी इसलिए रहता है, आदिवासी आदिकाल का वासी, यानी उस इंसान तक, उस नागरिक तक वो आज की सर्विसेज जो मुहैया कराई जाती है, जो आप और मैं भोगते हैं, वो नहीं। भाई वही दलित और वंचित शोषित की तो बात हम भी कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि दलित शोषित वंचित की आवाज जो है जाति नहीं है, पट्टी हटाइए। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे राजनीति मत करिए, आपकी सरकार है बिल्कुल सही और वहाँ पे उससे पहले की भी बात आ जाइए, रामनाथ कोविंद को जब बनाया था तब की भी बात आ जाइए ना, उस पे भी बात करिए ना। जाति नहीं है वो पिछड़ा वर्ग है, ये कहे तो कोई सेक्शन है, वो EWS में आते हैं उनके लोग। ठीक है, आप समझे बात। ठीक है, ठीक, इस बात यादव पंडित और ये सब नहीं है वो। ठीक है, जाति नहीं है। ठीक है। पीयूष पंत जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप वैभव जी की बातों से, जल्दी से? देखिए वैभव जी कर वही रहे हैं, लेकिन उसको घुमा के जो है ना, वो जलेबी बनाई जाती है, वो जलेबी बना रहे हैं। और जैसे कि अभी क्या नाम रत्नाकर जी ने कहा, मुर्मू का उदाहरण दिया, मैं आपको और गिना देता हूँ। अभी इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव किस आधार पे होते हैं? पहले कहा था कि ओबीसी बनाएंगे, इस बार उन्होंने कहा नहीं, ठाकुर का वोट हमको नहीं मिल रहा है, शायद वो संकट है, वो बना देंगे। इसके अलावा आप देखिए लगातार इनका ये जितनी पार्टियां से जुड़ते हैं, छोटे छोटे समूहों से, किस आधार पर जुड़ते हैं? अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है तो वो गुर्जर समाज से मुलाकात करेंगे, वो कौन कौन से समाज से मुलाकात करेंगे, ये भी पहले से तय है। ये निषाद समुदाय क्या है? मैं आती हूँ। निषाद समुदाय क्या है? ये एक जाति समूह है ना, जाति समूह है। आप तो उसको मंत्री बना रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं लगातार। आप पूर्वांचल में आपने पूरा सारा समीकरण बैठाया और इसी के चलते जो है अखिलेश यादव ने भी यही कोशिश करी। तो देखिए जाति जो है, चाहे वैभव जी कितना भी कहें, जाति एक सच्चाई है हमारे देश की, हमारे समाज की। अभी तक हम उससे पार नहीं पाए हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है वो जातिगत आधार पे ही नहीं, ये कह रहे हैं वो ट्रेंड पुराना हो गया, वो तो तब का ट्रेंड था, अब तो नए ट्रेंड से आगे बढ़ रही है राजनीतिक पार्टियां। कांग्रेस पार्टी तो पुराने ट्रेंड पे चल रही है। दरअसल वैभव जी की दाढ़ी देख के लग रहा है कि ये अब पुराने हो चुके हैं और इसीलिए पुरानी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये ट्रेंड पुराना कहाँ है, अभी है। और इन्होंने मुर्मू की बात करी, इन्होंने कहा कि सुविधाएं जो वो नहीं पहुंची आदिवासियों को, ये बात सही है, सुविधाएं नहीं पहुंची है, लेकिन मोदी जी क्लेम करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि मुर्मू जी जिस समय उनको डिक्लेयर किया था उनको एज ए प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, तब उनके गांव में जाके जो है बिजली का खंभा और तार लग रहा था वहां। तो ये हालत है, आप समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको आदिवासी को बना के एक मैसेज देना था कि महिला और आदिवासी, ये फैक्ट है। वैभव जी माने ना माने, हर पार्टी ये कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पे एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वोट बैंक सत्ता किससे है? जातिगत आधार पे ही सत्ता है। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है, बिल्कुल सही बात सही आपने कही है। क्योंकि गवर्नेंस तो कर नहीं पा रही पार्टियां, कहीं जनता का भला कर नहीं पा रही है, तो जाति के आधार पे वोट लेके वो सरकारें बना रही है। बिल्कुल। मैं पीयूष जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को अपनी बातों का हिस्सा बनाया, और वो मेरे से बड़े हैं, मैं हमेशा उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं। तो जब मैं सबसे पहले कुछ सालों पहले 2014 में इसी समय पे रफली मैं उनसे जब पहली मुलाकात हुई थी, तो मैं उनसे डिबेट के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा लिए थे उनके विचार सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से मेरे बालों का सफेद होना न सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस को दर्शाता है, जिस तरह उनके बालों का एक्सपीरियंस दर्शाता है, बट थोड़ा सा विजडम भी दर्शाता है। और धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जहां तक जाति का समीकरण की बात है, जातिगत समीकरण की बात नहीं होती है देश में। हमारे देश में भाजपा जातिगत समीकरण की जगह सबका साथ सबका विकास करने की कोशिश कर रही है। और जो उन्होंने बोला कि छोटी छोटी पार्टियां होंगी, चाहे छोटे छोटे मुद्दे होंगे, छोटे छोटे लोग होंगे, जैसे कश्मीर का गुर्जर समाज है या निषाद समाज है, ये क्या है कि छोटे छोटे समाज रह गए हैं। ये माइनॉरिटी की बात करने, जैसे मुंबई के पारसी होते हैं, कुल 60-62 तो वही तो कह रहे हैं रत्नाकर जी कि उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों? हम उनको जाति की तरफ नहीं देखते हैं, हम उनको वोट बैंक की तरह नहीं देखते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में सम्मिलित हो जाएं, यानी जो देश में, तो वो भी तो वही कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी विकास हो। जातिगत रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है, जातिगत रूप समीकरण बिठाने की कोई बात नहीं है। हम इसलिए तो वो कांग्रेस थोड़ी कह रही है कि हम जातिगत रूप से समीकरण बिठा रहे हैं, लेकिन ये तो बात कही जा रही है, ये तो कहा ऐसा जा रहा है।
लोग क्या क्या अलग अलग जातियों को टच करेंगे और देश के समाज का विभाजन करके अलग अलग अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं तो करेंगे। ये तो वही आप लोगों चीज- पे भी आरोप लगते हैं कि आप देश को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं, 80-20 करने का काम करते हैं। वही चीज अखिलेश यादव ने कोशिश करी 3 इलेक्शन में, हम सबने देखा, फेल हो गए। वही चीज बसपा ने ट्राई करा, फेल हो गए। वही चीज अन्य दलों ने ट्राई किया, फेल हो गए। मतलब कांग्रेस भी फेल हो जाएगी, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस ने कर ही लिया। भाजपा के मुद्दे चुरा चुरा के वो भाजपा का बेटी बचाओ बेटी आंदोलन जो है, जब से दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है कि आप लोगों का वोट बैंक खिसक सकता है, ये दिक्कत हो रही है। एक सीट नेहा जी, एक सीट भी नहीं आई, मतलब एक सीट, एक, मतलब कोई मुद्दा ऐसा हो कि आप कुछ तो सही कर लें। अब वहां पे कल ओवर कॉन्फिडेंस है क्या भारतीय जनता पार्टी का? बेस्ट पार्ट है, पूरे देश में कांग्रेस ने हल्ला मचाया। देखो राहुल गांधी, इतनी बारिश हो रही है, वहां पे बैठ के भारत जोड़ो यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एक चीज का तो अभी तक उदाहरण नहीं दे पाए कि भारत कहां से है, चलो जिसको जोड़ने की कोशिश हो रही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि राहुल गांधी तो बारिश में भाषण दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद गीले नहीं है, पूरी जनता जो बैठी है वो गीली है। वो मतलब ऐसा कौन सा नेता है जो तुम्हारा बलिदान लेके अपनी दुकान पे लाता है? चश्मा बदल मतलब उसमें भी शौर्य है, तो मुझे नहीं समझ आता है कि कार्यकर्ता को राहुल गांधी की इस भाषण में शौर्य कहां से नजर आता? नहीं, अब आप तो ये भी कह देंगे राहुल गांधी तो पैदल चल ही नहीं रहे हैं, राहुल गांधी तो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल रहे। 100 गाड़ियों की परमिशन ली है कर्नाटका में इन्होंने, 100 गाड़ियों की परमिशन ली है, हेलीकॉप्टर की परमिशन ली है कर्नाटका में इन्होंने। आपको अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करनी चाहिए, वहां की डीएम से परमिशन लेने जहां जहां गुजरते हैं। अच्छा। आपको अंदाजा होना चाहिए। मौसमी सिंह से पूछिए, आप जर्नलिस्ट मित्र हैं, मेरी मित्र हैं, आप वो बताएंगे आपको कि कितनी देर चलते हैं, कितनी देर बैठ के खाना खाते हैं और कौन सा चिकन खाते हैं नहीं खाते। देखिए जवाब दीजिए। पानी का पानी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है। ये मुद्दा केवल आंख में कालक जोक का है, और मैं काम कर रहा हूँ तो आंख में कालक नहीं जोक, तो वह खुल के सामने आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो अपनी पार्टी में कर रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, देश का बंटवारा करते हैं जिस पार्टी को। ये लोग कह रहे हैं कि जी आपने धर्म के नाम का बंटवारा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया, सिख कर दिया, हम तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आरोप आप लोगों पे लग रहा है, आप इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रत्नाकर जी। जी नेहा जी, देखिए मैं वैभव भाई को जो है एक चीज जरूर सलाह देना चाहूंगा कि शायद इनको जो सच्चाई पता करने के लिए हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो लाइव जो आते हैं, वो रोज देखा करिए आप। उसमें आप राहुल गांधी दिखते हैं पूरा कि वो कितनी देर चले और कहाँ कहाँ चले, कितने लोगों से मिले और क्या क्या उन्होंने किया, वो लाइव आप जरा देख लिया करिए। आपको आपका जो एक भ्रम है, एक मिथ्या जो आपने बना रखा है, वो दूर हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा वैभव भाई को कि आप जरा अपने चश्मे का कुछ नंबर जो है डॉक्टर को जरूर चेक करा लीजिए। बारिश हो रही थी, राहुल गांधी पूरी तरह से भीग रहे थे वहां पे, लेकिन भीगते हुए उन्होंने अपना जो एक संकल्प है वो छोड़ा नहीं और सारे ऑडियंस को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने बताया इम्पोर्टेंस को कि क्यों हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और क्यों हम लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार जो है लोगों को तोड़ने का जो काम कर रही है वो देश के लिए एक खतरनाक चीज साबित होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने और जानने की जरूरत है। रही बात, मैं मुद्दे पे आता हूँ नेहा जी। अगर ये ट्वीट कर देंगे और आप राहुल आज गांधी जो है उत्तर प्रदेश में मेरे को टैग कर देंगे, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। मैं माफ मांगूंगा आपसे ट्विटर पे, आप मेरे को टैग कर दीजिए वो तस्वीरें उठा के। मैं तो नहीं देख रहा। जी बिल्कुल। पिछली बार मैंने टैग किया था, शायद आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। उनको भीगते पिछली बार आपने भाजपा नेताओं की ऐसी तैसी की थी, वो मैंने टैग किया था, आपने शायद रिप्लाई नहीं। जी नहीं, मेरे को जी मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा, एकदम रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। नहीं, ये भी बता दीजिए, चलिए दक्षिण हुए तो साधने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जातिगत कार्ड जो आप लोगों ने खेला, इससे यूपी साधी जाएगी। अभी वैभव जी तो कह रहे थे एक सीट खाता भी नहीं खोल पाए थे आप विधानसभा में, लेकिन ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, क्या ये बड़ा अंजाम दे पाएगी क्या? और सवाल ये भी है सर कि ये कांग्रेस ने जो ब्रजलाल खाबरी को यूपी का अध्यक्ष बनाया है, क्या इससे होगा पुनरुद्धार? क्या इससे जो जनादेश है वो बढ़ेगा? क्या जनाधार बढ़ेगा? निश्चित रूप से नेहा जी, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूं। और देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हमारी पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जनाधार जो है बहुत कमजोर है
और कई दशकों से जो है हम सत्ता में नहीं आ पाए हैं, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे कैडर जो है दिन प्रतिदिन घटते गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर नॉर्थ में कमजोर हैं तो हम उसको मजबूत करने की कोशिश न करें। हम साउथ में मजबूत हैं तो वहां पे और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ में अगर उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन कमजोर है तो हम उसको मजबूत करने की निरंतर चेष्टा करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। आज देखिए उत्तर प्रदेश की बात बता देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश में 12% से ज्यादा दलित समाज के लोग रहते हैं और दलित समाज का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी करती आ रही थी, बहन मायावती करती आ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ एजेंसियों का जो प्रभाव दिखाया और उनको एकदम निष्क्रिय कर दिया और मैं कहूंगा अपने शब्दों में कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने साष्टांग दंडवत करा दिया अपने सामने, वो नतमस्तक हो गई। तो आज जो 12% दलित है वहां पे उनकी आवाज कौन उठाएगा? और भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया सर। हमारे ये रहते थे। ये बात कर लूं, पूरी बात ये कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया? मायावती क्या चुनाव नहीं लड़वा रही अपने प्रत्याशियों को? मायावती ने कैसे खत्म कर दिया बीएसपी को? मैं जवाब दे लेता हूँ, जवाब देता हूँ नेहा जी। आज जो है उत्तर प्रदेश में आप उठाकर देख लीजिए, हाथरस की घटना हुई, एक दलित बेटी को आधी रात को जला दिया जाता है प्रशासन की मदद से। आप लखीमपुर में कुछ दिन पहले घटना हुई जो दलित बेटियों को, 2 बहनों को उठा करके रेप करके गई तो थी प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई थी क्या? मायावती सियासत तो पूरी की आप लोगों ने, नहीं जीत पाए ना सर, नहीं जीत पाए आप लोग एक भी सीट, अपना खाता नहीं खोल पाए। नेहा जी पूरी बात कर लूं तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं, आज महिला अत्याचार सबसे ज्यादा कहीं पे है तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, वो नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े की बात मत करिए, राजस्थान नंबर 1 पर है जहां महिलाओं से रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। नहीं आप बता रहे, मैं आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग राजस्थान नंबर 1 पर है जहां रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है और महिलाओं से अत्याचार कहाँ होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन अब जल्दी से रखिए, जल्दी से, सिर्फ 10 सेकेंड। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बलात्कार के मामले में भले उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, लेकिन कहीं न कहीं महिला अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठा नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन नंबर 1 पे राजस्थान भी है रेप के मामले में, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। पार्टी तो उनकी आवाज जरूर उठाएगी। वो दलित समाज के हैं, वंचित समाज के हैं, शोषित समाज के हैं, तो उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी जरूर बनेगी। और इसलिए हमने ये जो है एक प्रयोग किया है। मैं कहूंगा फिर से प्रयोग तो इससे पहले पीयूष जी कई प्रयोग हो गए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। 40% कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 40% महिलाओं को ही टिकट दिया गया था। अब सवाल, महिलाओं को टिकट दिया हमने, हाँ, टिकट दिया 40% का। हाँ, अगर अब सवाल इस बात को लेकर ये भी एक नया प्रयोग के तौर पर देखे क्या, या फिर बावरी से कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए राजनीतिक प्रयोग एक अलग पीयूष जी मैं लौटती हूँ सर, पीयूष जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। देखिए नेहा जी, ये जातिगत समीकरण या जाति के आधार पे अध्यक्ष बना देने से जो है सफलता तब मिलती है जब आपका संगठन मजबूत हो। हाँ। और संगठन के स्तर पे जो है कांग्रेस बहुत ही कमजोर है उत्तर प्रदेश में खासकर। इसी का परिणाम था कि देखिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या जो आरक्षण की बात है महिलाओं को, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल, क्योंकि वो संगठन नहीं है, बहुत कमजोर है। ब्लॉक स्तर पे जो है, बूथ लेवल पे जो है कहीं भी नहीं। अभी भी देखिए, हालांकि देखिए जो लल्लू थे, इनके पूर्व अध्यक्ष जो थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, उन्होंने बहुत काम किया। मैं तो मानता हूं कि वो अभी कुछ सालों में जो है वैसा अध्यक्ष हमने देखा नहीं था यूपी में। क्योंकि देखिए नेता कौन होता है? नेता जो संघर्ष करे, जमीन पे संघर्ष करे। तो आपने लल्लू को देखा था, लल्लू को लगातार वो जो प्रोटेस्ट में लगे रहते थे, कांग्रेस को उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरह से खबर में ले आए थे। वो हमें कभी कितना बार वो जेल गए, कितनी बार लाठियां खाई उन्होंने। तो ऐसा व्यक्ति को अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि जाति आपने बदल दी। अगर ओबीसी की जगह आप दलित ले आए, लेकिन जो है कि ऐसा नेता लाए हैं जो ठीक है, वो बीएसपी में था और एक ऐसे मुद्दे में वो बीएसपी छोड़ के गया था, टिकट बेचने वाला, एक करप्शन वाला मुद्दा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन वो कितने एक्टिव नेता हैं, जमीन पे कितना संघर्ष कर पाएंगे, इसमें जो है कि शंका है थोड़ी सी। आपको ऐसा नेता चाहिए जो लगातार संगठन को मजबूत। संगठन कब होगा? जब संगठन की गतिविधियां होंगी, जब संगठन जो है आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तमाम मुद्दों पे खड़े होगा, सड़क पे जाएगा,
तब जाके संगठन में फिर जो है एक जान आएगी वो। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कि इस मतलब देखिए अगर ऐसा ही होता तो पंजाब में तो मुख्यमंत्री इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था जो है दलित समाज का, क्या हुआ वहां? कुछ फायदा उनको नहीं मिला है। लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ा कार्ड खेला है। तो जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, जब आप जो है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी आप, तब तक ये इस तरह के कार्ड जो है ना वो काम नहीं करते हैं। इसलिए संगठन मजबूत कीजिए। इसलिए देखिए अब महिलाओं की बात आई है, इन्होंने नारा तो दिया, लेकिन अभी जो 6 इन्होंने रीजनल जो हेड बनाए हैं अभी, उसमें एक भी महिला नहीं है। एक भी महिला नहीं है उसमें। जितने भी इन्होंने भी 6 रीजन है, एक जो अध्यक्ष के अलावा जो इन्होंने 6 जो है कि वो अलग अलग नया नया प्रयोग करते हैं सर, जो प्रयोग सफल नहीं होता उसको पीछे छोड़ दिया जाता है, ऐसा ही है क्या रत्नाकर जी? नहीं तो सफल क्यों होगा? टाइम लगता है किसी को। आप कोई नई चीज लाते हैं तो उसको टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी महिलाओं और ब्लॉक लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जो है दलितों को करिए ना, दलितों को ग्रास रूट लेवल पे लाइए, उनको ताकत दीजिए, उनको अध्यक्ष बनाइए वहां पे, उनको संगठन में लाइए, ताकि वो जो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोज हम कोई ना कोई घटना सुनते हैं, तो उसको वो लामबंद कर सकती है, क्षमता हो। ऐसे लोगों को नीचे स्तर पे लाइएगा। सिर्फ अध्यक्ष बना देने से मुझे नहीं लगता बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है या उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा। एक भी महिला क्यों नहीं? आप तो कहते थे महिला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, सशक्तिकरण किया जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी भी आप महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए, उसमें से एक भी महिला नहीं, क्यों? देखिए नेहा जी, मैं इनकी बातों का जवाब देता हूं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी। आधी आबादी और पूरा हक के लिए अगर कोई लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी। सर आधी आबादी में से एक तो होती 6 प्रांतीय अध्यक्ष में। बात नेहा जी, मेरी बात आप पूरी एक सेकंड 10 एक स्टेटमेंट के बाद आप ऐसी बातें कर देते सर, मुझे रोकना भी पड़ता है, मुझे टोकना भी पड़ता है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी बन जाती है। आपको उदाहरण दूंगा ना, मैं हाँ। तो पीछे की बातों को लेके। हाँ, रखिए। तो अगर किसी ने आधी आबादी और पूरा हक के लिए आवाज उठाया है तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आप देख लीजिए, राष्ट्रपति भी हमने महिला बनाया था, प्रथम राष्ट्रपति महिला जो बनी हुई थी वो कांग्रेस ने बनाया। इंदिरा गांधी जी प्रथम प्रधानमंत्री महिला कोई बनी थी देश की तो वो कांग्रेस ने बनाया। तो कहीं ना कहीं आज अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ आप कहते हैं कि संगठन में जगह नहीं दिया हमने, लेकिन जो देश में जो जहां पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, उस राज्य में अगर कोई सबसे ज्यादा आवाज उठाने का काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। हाथरस के मामले में देख लीजिए किस प्रकार प्रियंका गांधी ने हाथरस का मामला सड़कों पे लाके उठाया था और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। अभी लखीमपुरी का जो घटना हुआ उसके ऊपर भी हम लोगों ने आवाज उठाया। उन्नाव का घटना हुआ उसके ऊपर भी हम लोगों ने आवाज उठाया। चिन्मयानंद ने जो किया उसके ऊपर भी हमने आवाज उठाया। तो कहीं ना कहीं महिला अत्याचार जो चरम पे है आज उत्तर प्रदेश में, और उनकी आवाज बनकर जो कोई आवाज बनकर सड़क पे उतरने का काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो हम संगठन में जगह भले जगह नहीं देंगे संगठन में, बाकी आवाज हम महिलाओं के लिए उठाते रहेंगे, लेकिन हम जगह नहीं देंगे। आपको संगठन में नहीं रखेंगे, लेकिन आपके सशक्तिकरण के लिए कार्य करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, सरकार को जगाते। हमारी तो राष्ट्र जो देश के अध्यक्षा है वो खुद स्वयं महिला है। अब आप इससे बेहतर क्या मिल सकता है आपको? दोबारा महिला को बनाएंगे क्या? वोट नहीं मिलता है, वोट तो ग्रास रूट लेवल से मिलता है। वोट ग्रास रूट लेवल से मिलता है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होती रहे, जब तक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, बूथ लेवल पे नहीं होगी महिला। ये देखिए, मैं पीयूष जी की बातों से सहमत हूँ, पीयूष जी की बातों से सहमत हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने जिला स्तर पे, मंडल स्तरों पे कमेटियां का पुनर्गठन करना शुरू किया है और हम ज्यादा से ज्यादा यही चाहेंगे कि महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करें वहां पे। इसलिए हम उस संगठन को मजबूत करने का निरंतर प्रयास और कार्य कर रहे हैं। पीयूष जी देखिएगा, धीरे धीरे जो है हम उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे और उसी का कैसे मजबूत करेंगे सर? यहाँ पे तो नाराज नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो आपके विरोध में आवाज उठा रहे, कह रहे बारी को आके अध्यक्ष बना देते हैं, और जो हम लगे हुए हैं, हम जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। वैभव जी, आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कहा जा सकता है आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है, जातिगत कार्ड खेल रही है या संगठन कमजोर है, आपके लिए तो बेनिफिशियल है। कितना फायदा उठा पाएगी बीजेपी? देखिए अगर मैं एक तरफ देखूं तो जनता या एक आम आदमी यही दिखता है कि अरे भाई उसका नुकसान का फायदा है, लेकिन मैं एक राजनीतिक
जिसके कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और आगे लेके जा रहे हैं, और सबको हर तबके को, हमारा देश बहुत बड़ा देश है और इस देश में हर तबके को साथ लेके चलना इतना आसान नहीं है। तो उसको, हमारी मंशा है सबका साथ सबका विकास, तो हमारे कंधों पर तो बहुत बहुत भारी बोझ है। लेकिन मैं जनता को आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो जैसे जैसे कार्य किए, धर्म के नाम पर देश को बांटने के कार्य किए, मैं कुछ एक चीजें अगर आपको बताऊंगा तो उस पर डिबेट छिड़ सकती है दोबारा से। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस ने मदरसे खोले, लेकिन कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए तो कोई स्कूल नहीं खोले, संस्कृत विद्यालय या शिशु महाविद्यालय, या कोई फंडिंग नहीं दी। तो क्यों? मदरसों में ऐसा क्या लालच है? ठीक है, तो एक तबका क्या है, कोई पारसियों के जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के स्कूल है वहां तो कुछ नहीं खोला। एजुकेशन की अगर बात करें, मंदिर जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो उनसे सारा चंदा बटोर के सरकारें चलाई और वही पैसे उठा के किसी और तबके को दे दिए। तो मतलब जो बटाव की राजनीति है वो कांग्रेस की शुरू से रही है। चाहे कांग्रेस कुछ भी बोल ले कि हमारी राजनीति बटाव की नहीं है, हमारा तो 55 साल का युवा नेता है और मतलब और क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फिर वही झगड़े की बात हो जाती है। बट कोई बात नहीं, अब लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अच्छी डिस्कशन है। अगर सामने वाला आदमी थोड़ा सा रिसेप्टिव होकर अगर उसको डिस्कस करे तो मजा आता है। लेकिन भाजपा ने कभी भी नफा नुकसान की बात नहीं सोची है। हम मोदी सरकार में नफा नुकसान की बात नहीं सोचते हैं। हम मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी मंशा हमारे कई कार्यों में ये दिखती है। हमें हमारी मंशा किसी भी कार्य में, सरकार के किसी भी कार्य में 80-20 की बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? मुझे नहीं पता है, आपको देखना पड़ेगा। 80-20 की बात हमने करी होगी, शायद किसी और मुद्दे पे मुझे ऐसे ध्यान नहीं आएगा, संज्ञान नहीं है मेरा इतना अच्छा उसके लिए। लेकिन मैं एक चीज ये जानता हूँ कि लोग कह रहे हैं मदरसों की खास तौर पे जांच करवाई जा रही है, जो बाकी संगठन है हिंदुओं से जुड़े हुए, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? बट उनकी किस मुद्दे में जांच होनी चाहिए? अगर कोई कहता है मदरसों की ही क्यों जांच होगी सर? किस मुद्दे में जांच? क्योंकि क्या है कि मदरसों की अगर जांच हो रही है और वो मुस्लिम संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो देश के अखंडता और प्रभुता के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसके सबूत तो सबको मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो वो जाके कोर्ट में जाके केस खुलवा के नहीं लेते हैं। अगर असम सरकार ने कुछ बंद किए मदरसे, तो वो क्यों बंद किए तो सबको पता है, पूरा एविडेंस कार्य सब सामने है, पेपर। थोड़ा सा ये विषय हमारा अलग ट्रैक पे चला जाएगा, मुद्दा ये अलग है, थोड़ा सा अलग हम चले जाएंगे, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो मैं कह सकती हूँ और बता सकती हूँ और मैं इस डिबेट को इसी पे आगे लेके जा सकती हूँ, लेकिन नहीं जाना हमने वहां पर। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि जिस विषय पे हम लौट रहे हैं वापस कि कांग्रेस को मजबूती कैसे मिलेगी और क्या ये एक अहम चीज है जो बदलाव कांग्रेस के अंदर हुआ है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पीयूष जी सवाल ये भी हो जाता है कि सर बाहरी नेता पर इतना ट्रस्ट करना, इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने जब किया है मुंह की खाई है, औंधे मुंह गिरी है। पंजाब का भी आपको विषय याद होगा सर, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को लाया गया, बाहरी थे, फिर वहीं पे बगावत शुरू हो गई, क्या नहीं रहा वहां पर, फिर चन्नी को बना दिया गया। अब यही कुछ उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी से आए हैं खाबरी, वहां पर अब इनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी दे दी गई है, वहां पर भी विरोध शुरू हो गया सर। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं बारी को लाकर हमारे सर पे बिठा दिया है, ये तो बिल्कुल हमारे साथ भीतरघात हो रहा है। देखिए नेहा जी, ये बात सच है, लेकिन अगर इस आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में तो भरे पड़े हैं। असम का चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, भारी है। आप देख लीजिए जो है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देख लीजिए, भारी है। आप जो है कि भाजपा का बंगाल का आप देख लीजिए, जो वाइस प्रेसिडेंट कौन वो है, अधिकारी जी जो सुवेंदु जी वो कौन है? तो भाजपा में तो भरे पड़े हुए हैं बाहरी, लेकिन जो पार्टी वहां पे विरोध नहीं है ना सर, यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। देखिए विरोध है, विरोध दबा हुआ रहता है नेहा जी, विरोध है, निश्चित रूप से होता है। अब बाहरी से हर पार्टी में विरोध होता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, सालों साल जो काम करता है, जब कोई बाहरी आके बड़े पद पे बैठ जाता है तो निश्चित रूप से विरोध होता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस कमजोर है, इसलिए विरोध करने की वो जो एक वहां पे एक लोकतंत्र का जो दुहाई देती है, उसका फायदा उठा के जो है यहाँ के जो इनके नेता हैं या इनके कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शित करते हैं।
लेकिन भाजपा में ऐसा होता नहीं है। भाजपा में पता है कि आज विरोध करेंगे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और चूंकि अभी भाजपा चूंकि जीत रही है, जिस दिन भाजपा हारना शुरू करेगी आप देखिएगा यही बात भाजपा में भी होगी। जब तक कांग्रेस जीतती रही थी तो कोई कांग्रेस में इस तरह का विरोध जो हाईकमान करते, जो तय करते वो होता था, सब मानते थे क्योंकि जान रहे हम भी जीतेंगे साथ साथ। आज जो है भाजपा जीत रही है, हर कोई जानता है कि वो नेतृत्व के डिसीजन से वो मान जाता है कि अरे रहना इसी में, अगर जीतना है तो इसी में रहना है। तो ये जो जीतने की स्ट्रीक होती है वो जब चलती रहती है, एक दौर चलता है हर पार्टी का, तो वो उसके साथ वो चीजें बीच में ढक जाती हैं। आज कांग्रेस चूंकि कमजोर है इसीलिए जो है कि हमने देखा कि आप देखिए अशोक गहलोत ने भी एक चुनौती दे दी एक तरीके से, जो है कि केंद्रीय नेतृत्व को वहां पे इलेक्शन अध्यक्ष को लेके, क्योंकि जब पार्टी कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बात गलत है, बाहरियों को नहीं लाना चाहिए, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में मैं अभी भी मानता हूं चाहे कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो, लेकिन कांग्रेस में अभी भी बहुत बेहतर नेता हैं। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी पार्टियों से, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, आज भी कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, जो कांग्रेस से जिन लोगों का जुड़ाव हुआ है, वो आज भी बेहतर है। इसलिए अपने ही लोगों को जो है एक नेतृत्व प्रदान करने का मौका देना चाहिए था, ये मेरा मानना है। और अगर वहां पे विरोध हो रहा है तो ये सही बात है, क्योंकि देखिए बाहरी होने के अलावा, जैसे मैंने पहले कहा कि कितने एक्टिव रहते हैं, और चूंकि बिहार का क्योंकि वो काम देख रहे थे, अभी बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी उनको, बिहार में दलित जो प्रकोष्ठ है उसका, तो कितना उन्होंने बिहार में कितने सक्सेसफुल रहे, वहां तो चुनाव हुआ था, क्या उसमें लामबंदी कर पाए वो दलितों की, ये सब देखने के आधार पर उनका अपॉइंटमेंट वहां पे अध्यक्ष बनाना चाहिए था। अब बाहरी होने का इसीलिए विरोध हो रहा है क्योंकि बाकी उनके गुण क्या हैं ये वहां दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है यहाँ पे रत्नाकर जी, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यकर्ताओं से ही संगठन बहुत मजबूत होता है सर, और कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे तो कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? भले ही आप जातिगत आधार पर प्रांतीय अध्यक्ष आप लोगों ने बना दिया और आप सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब कार्यकर्ता खुश नहीं होंगे, बाहरी लोगों को थोपा जाएगा, तो कैसे आपका संगठन मजबूत होगा? ये तो आप ग्राउंड लेवल पे अगर काम नहीं करेंगे तो ये तो बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में हो सकती है। देखिए नेहा जी, जो जिसको जिम्मेदारी दी जाती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से संगठन के नेताओं को एकजुट करके और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके, और जो मुद्दे जुड़े हैं, जनता से जो मुद्दे जुड़े हैं, उन मुद्दों पे किस तरह से लड़ाई लड़ना है। आज हमारे लिए उत्तर प्रदेश में ठीक है, चूंकि बहुजन समाज पार्टी आज शून्य की तरफ चली गई है, तो कहीं ना कहीं हमको जो 12% से ज्यादा वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, और जो हमारे पहले के कोर वोटर हो रह चुके हैं जो दलित समाज के, उन वोटरों को कहीं ना कहीं अपनी तरह जो लाना जो है हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उस समाज के उस तबके को हमको ऊपर उठाना है। और हमने उस समाज से एक ऐसे प्रतिनिधि को दिया, एक ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है जो उस समाज की आवाज मुखरता से उठा सके। हमारे लिए आज महत्वपूर्ण ये है उत्तर प्रदेश में कि हम किस प्रकार योगी सरकार की कुनीतियों को जो है जनता तक पहुंचाए, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको जनता तक पहुंचाए, जो कोविड में उन्होंने मिसमैनेजमेंट ये तो आपने कोविड के बाद तो सर चुनाव हो गया, कोविड के बाद तो विधानसभा का चुनाव हो गया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस बार बार रणनीति आखिर क्यों बदल रही है? इसके बाद चुनाव हो गया, प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाली, अब आपको क्या लगता है कि जो खाबरी है वो प्रियंका गांधी से बेहतर प्रदर्शन कर देंगे क्या? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे लल्लू, उससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर देंगे क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, लल्लू जी को हमने अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया है, उनको और प्रोफाइल अपग्रेड किया है हम लोगों ने। निश्चित रूप से लल्लू जी ने एक संघर्ष का काम किया है उत्तर प्रदेश में, और कहीं न कहीं हमको उम्मीद है जिस प्रकार से हमारे संगठन में इनका चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से हम बहुत आशान्वित हैं कि ब्रिजलाल खाबरी जी जो है हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, और सारे लोगों को, सारे नेता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट एक साथ रख करके और जनता की लड़ाई लड़ेंगे और मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। ये हम आशा है उनसे, ब्रिजलाल खाबरी जी से। जी वैभव जी, क्या लग रहा है, डर लग रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता के साथ, एक दमखम के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। सीधा देखिए, मिशन 2024 के मद्देनजर ये पूरी रणनीति अपनाई जा रही है।
देखिए, ऐसा है कि नेहा जी, रत्नाकर जी की तरफ मेरा प्रेम और पीयूष जी की तरफ मेरा सम्मान झलकता है। और पीयूष जी ने जो अभी बाहरी लोगों के बारे में बात करी, वो मेरे ख्याल से उनका विश्लेषण एकदम सटीक है। और मेरे शब्द, मैं बस यही है ना कि वो मेरे से बड़े हैं और उनके सफेद बाल हैं, लेकिन मैं उनसे छोटा हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद है, बाल भी थोड़े ज्यादा सफेद हो गए। मैं समय में आगे चल रहा हूँ 10 साल, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई थिंक बाहरी लोगों का सवाल बहुत बढ़िया है। हमारे दल में भी है, अन्य दलों में भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब राजनीतिक मतभेद उठते हैं तो एक दल से छोड़कर दूसरे दल तो आदमी जाता ही है। जैसे एक नौकरी छोड़कर दूसरे नौकरी पे जाते हैं। कई हमारे जर्नलिस्ट मित्र हैं जो एक चैनल पे दिखते हैं, कल को दूसरे चैनल पे दिखते हैं। तो वो सब आपस में शिफ्टिंग होती है, शफलिंग होती है। लेकिन क्या पीयूष जी असहमत है आपकी बातों से। हाँ, लेकिन क्या होता है कि बाहरी दलों के बाहरी लोग जो जब दलों में आते हैं तो उनको मेन स्ट्रीम लीडरशिप नहीं दी जाती है संगठन को गठन करने की। उनको संगठन के कार्य को आगे ले जाने की जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ पे कांग्रेस का मेरा विचार है, कांग्रेस का मैं जिस तरह से देखता हूँ, कांग्रेस ऑलरेडी एक लेवल पे जूझ रही है अपनी पूरी जिंदगी को लेके, पार्टी दल की जिंदगी को लेके। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो कांग्रेस को अंदर बाहर जानता हो, उसको अगर जिम्मेवारी दी जाती तो बेहतर होता और बेहतर मैसेज जाता कि हम पुराने कांग्रेस हैं, इसलिए हमें आप सुनो। लेकिन क्या होता है, जब नए इंसान को लाके आप जिम्मेवारी देते हो संगठन को गठन करने की, कार्य को चलाने की नहीं, बहुत फर्क है उसके अंदर। एक तो है कि ऑलरेडी एजेंडा चल गया है। एक आदमी ने दुकान लगा रखी है, उसमें आदमी आके बोलता है मैं चला के दूंगा, मैं प्रांतीय अध्यक्ष जो है कमा के दूंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न ये होता है, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा रत्नाकर जी, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं केवल मेरे विचार रख रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए। प्लस मैं जिस तरह से एक तरह से और देखता हूँ कि अभी अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं और उसी दौरान जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो सारे पार्टी के काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कांग्रेस खुद ही के जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको क्लैरिटी नहीं ला पा रही है कि कांग्रेस में हाईकमान डिसीजन लेते हैं या नहीं लेंगे, या जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो अध्यक्ष की पावर में होंगे या केवल अध्यक्ष नाम के होंगे। तो क्या है ना, क्योंकि देखिए, आप जब भी से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी के एक सीईओ है और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साहब आपने नई नौकरी ले लिया, अब आप अपने नोटिस पीरियड में हो, तो नोटिस पीरियड में क्या है ना, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। आप समझे बात को। तो क्या है, अध्यक्ष बनाना और यूपी जैसे प्रदेश का जहाँ सत्ता का दरवाजा वहीं से खुलता है, केंद्र की सत्ता का दरवाजा वहीं से खुलता है, वहां पे एक डिसीजन लेना, ये क्लियरली दर्शाता है कि लोकतंत्र, जनतंत्र की हत्या करना कांग्रेस में समावेश कर चुका है। और हाईकमान तो आला कमान है। तो हाईकमान, आप देखो, आला कमान और हाईकमान में बहुत फर्क है। तो आला कमान है, वो आला कमान है। भाई साहब सब हाथ जोड़ के लाइन में खड़े रहेंगे, भाई साहब हमें तो बचा लो। अध्यक्ष भी बोलेंगे कि भाई साहब हमें तो अध्यक्ष, वो कहते हैं कि हमारे तो पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है, अगर ये चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष जनतंत्र की मर्जी से चुना जाता है। जनतंत्र की मर्जी क्या होती है सर, बताइए, थोड़ी सी प्रक्रिया समझा दीजिए। भारतवर्ष में हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर हमारे यहाँ इलेक्टेड होता है, करते हैं सिलेक्टेड होता है, और अध्यक्ष पद के लिए हम लोग आपस में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और आपस में विचार गोष्ठी है। कौन विचार गोष्ठी करने की इच्छा जाहिर होती है सर? किसकी इच्छा के अनुरूप बनाते हैं आप अध्यक्ष, बता दीजिए। वो कह रहे हैं देखिए इलेक्टेड होता है हमारे में, इनके में सिलेक्टेड होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे में इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। तो हमारे में नॉमिनेशन किया जाता है, जैसे मैं रत्नाकर जी का नाम प्रपोज करूं और फिर बाकी सारे कार्यकर्ता मिलके उनकी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो वो सिलेक्शन, वो अंग्रेजी के शब्द है, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। ब्यूटी बुट नहीं होता है बट ब्यूटी पुट होता है। तो अपन अंग्रेजी के शब्दों में ना जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे संगठन की अंदरूनी मसला है, आप लोग जिस दिन, और आप तीनों का स्वागत, उनका भी तो संगठन का अंदरूनी मसला है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनके संगठन का अंदरूनी मसला है, उनके भी तो संगठन का अंदरूनी मसला है वैभव जी। नहीं, लेकिन पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक सेकंड मैंने नहीं कोई, तो मेरे पे डिस्कशन होना मुश्किल है। पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। नहीं, नेहा जी देखिए, वैभव जी बहुत ही जो प्यारे व्यक्ति हैं और बहुत प्यार से वो चीजों को घुमाते रहते हैं और बात वही वो कह रहे हैं, लेकिन वो की जो कि मेरी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा साफ है। वही चीज बताएंगे, लेकिन घुमा घुमा के बताते हैं, घुमा फिरा के, और वही कि मेरी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा साफ है, वो वाली बात इनके ऊपर सही बैठती है। और ये भाजपा की खासियत है
कि वो ये कहती है कि हम ही जो है सब हम ही सही है, बाकी सब है। करते वही वो भी हैं जो दूसरी पार्टियां करती हैं। हाँ। लेकिन ये कहते हैं कि हम तो नहीं, बिल्कुल क्लीन है, एकदम बिल्कुल क्लीन है। तो वही है, देखिए भाजपा में भी वही कमजोरियां हैं, भाजपा भी बाहरी लोगों को लेके आती है। लेकिन यहाँ पे नेहा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम इस बात को भूल रहे हैं। हाँ। नहीं, एक बात और बड़ी मजेदार है, जैसे वैभव जी कह रहे थे कि जैसे कि अभी जो चूंकि अब चुनाव अध्यक्ष का होने वाला है और अभी इंटरिम जो प्रेसिडेंट है सोनिया जी कैसे कर दे रही है, इस तरह के अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कल्चर क्या है। क्या अगर जो है कि नया अध्यक्ष बन जाएगा, क्या वो सोनिया जी के बिना इच्छा के वो काम कर पाएगा? क्या वो उनको वापस कर लेगा? तो उसका कोई मतलब नहीं है वो, देखिए। तो इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात देखिए नेहा जी, जो हमें याद रखनी होगी कि चूंकि प्रियंका गांधी, इसमें शायद रत्नाकर जी कुछ प्रकाश डाल पाए कि प्रियंका गांधी चूंकि वहां की सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, माफ कीजिएगा, पीयूष जी मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।